17 स्मॉल डिटेल्स इन स्क्विड गेम सीजन 3 जो कि शायद तुमने नोटिस की हो। लाइक सीजन 3 के इस फाइनल सीन में सबका ध्यान इस न्यू लेडी रिक्रूटर पे ही रहा होगा, बट इस फाइनल शॉट में एक बहुत ही कमाल की डिटेल है जिसे ऑलमोस्ट हर किसी ने मिस किया होगा, जिसमें हमें यहाँ साइड में एक लॉटरी टिकट देखने को मिलती है जो कि कॉल बैक है सीजन 2 के इस ब्रेड एंड लॉटरी सीन को। एंड फाइनल शॉट में यहाँ पे डाकची के साथ साथ साइड में इस लॉटरी टिकट को दिखा के स्क्विड गेम की ओवरऑल थीम को रिप्रेजेंट किया गया है कि कैसे ये लोग ज्यादा पैसे जीतने के चक्कर में इन गेम्स को खेलते हैं, जिसमें इनके जीतने के चांस 50-50 होते हैं, जो कि बहुत ही क्लेवर एंडिंग है। और इसी फाइनल सीन में एक और सिनिस्टर डिटेल है। तो फ्रंटमैन इस फाइनल सीन में डाउनटाउन लॉस एंजलिस में होता है और यहाँ पे उसकी कार स्प्रिंग स्ट्रीट गैलरी रो के पास आके रुकती है और इस गैलरी रो के पास एक स्किड रो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लॉस एंजलिस के सबसे ज्यादा होमलेस लोग रहते हैं। तो यहाँ पे इस फाइनल सीन में ये अमेरिकन रिक्रूटर लॉस एंजलिस के एक ऐसे स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर रही है जहाँ पे सबसे ज्यादा होमलेस पॉपुलेशन है, जो कि अपनी उस गरीबी से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सीजन 1 में स्क्विड गेम की जो एक्चुअल शुरुआत होती है तो वो इस डकची गेम के साथ होती है एंड सीजन 3 में इसका एंड भी इसी डकची गेम के साथ ही हुआ है, कंप्लीटिंग ए फुल सर्कल। और क्या तुमने सीजन 3 में स्क्विड गेम क्रिएटर वांग डंग ह्यू का सीक्रेट कैमियो नोटिस किया? अगर नहीं तो मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इन्होंने सीजन 3 में कौन सा रोल प्ले किया है। क्योंकि पहले बात करते हैं प्लेयर 149 के इस सीक्रेट वेपन के बारे में, जिसमें वो अपने हेयरपिन में एक ब्लेड को छुपा के रखती है एंड हाइड एंड सीक के दौरान गिमजा इस ब्लेड का 2 बार यूज करती है। पहले तो उस बेबी के अम्बिलिकल कोड को काटने के लिए और उसके कुछ देर बाद अपने बेटे को मारने के लिए, जिसमें ये ब्लेड 2 चीजों को रिप्रेजेंट करता है, लाइफ एंड डेथ, जिसमें पहले तो एक बेबी के जन्म में मदद करता है एंड सेकंड टाइम किलिंग में, जो कि ऑल्सो इस गेम की डुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है और साथ ही दिखाता है ह्यूमैनिटी के बेस्ट एंड वर्स्ट बिहेवियर को भी। और अब ये नेक्स्ट डिटेल बहुत ही कमाल है। तो जिस रूम में जूनी अपने बच्चे को जन्म देती है तो वहीं पे उसके ऊपर एक ऑक्टोपस बना होता है, जिसको जूनी के इस प्रोमो पोस्टर में भी दिखाया गया है। एंड एनिमल किंगडम में मदर ऑक्टोपस अपने बच्चों को जन्म देने के बाद उन एग्स को प्रोटेक्ट करते हुए एक्सोसन की वजह से मारी जाती है। सिमिलरली जूनी भी अपने बेबी के बर्थ के बाद नेक्स्ट गेम में खुद को एलिमिनेट कर देती है ताकि उसका बेबी आगे सर्वाइव कर सके। एंड ऑल्सो ऑक्टोपस की 8 आर्म्स होती हैं एंड जूनी का जो नंबर है 222, तो इसे मल्टीप्लाई करने से भी 8 ही बनता है। एंड हाइड एंड सीक गेम में एक बहुत ही कमाल का ईस्टर एग है जो कि सिर्फ मांगा एंड एनिमे फैंस ने ही नोटिस किया होगा, क्योंकि इस गेम में नाइस को जिस तरीके से डिजाइन किया होता है तो वैसे ही एनिमे एंड मांगा में मैजिकल गर्ल वॉन्ड्स होती हैं जो कि क्यूट होने के साथ साथ उतनी ही पावरफुल भी होती हैं। एंड ऑल्सो हाइड एंड सीक गेम के दौरान हमें हर एक रूम की इन वॉल्स पे ये हैंडप्रिंट्स देखने को मिलते हैं और ऐसे हैंडप्रिंट्स को एलिमेंट्री स्कूल्स में कॉमन डेकोरेशंस के लिए यूज किया जाता है, जिनके जरिए या तो बच्चों की हाइट्स को मापा जाता है या फिर इनसे ऐसे एनिमल्स के शेप बनाए जाते हैं। पर जैसे जैसे गेम आगे बढ़ती है तो इन हैंडप्रिंट्स का एक और सिनिस्टर मीनिंग सामने आने लगता है, जैसे कि हैंडप्रिंट्स गेम में खेल रहे प्लेयर्स के खूनी हाथों से बने हो, जैसे कि सेम प्लेयर 44 को यहाँ पे अपने हाथों को मारते दिखाया जाता है। तो यहाँ पे इन चाइल्डिश डेकोरेशन को नाइटमेयर स्टोन के साथ दिखाया गया है। और ये तुम सभी को पता ही है कि प्लेयर 44 एक बहुत ही बड़ी ढोंगी है, पर इसके बावजूद भी इसकी कई कई बहुत सी प्रेडिक्शन सही हुई हैं। लाइक जब यहाँ प्लेयर 100 उसे धोखा देता है तो उसके बाद ही उसे चिल्लाते हुए कहती है द गॉड्स ऑफ हेवन एंड अर्थ विल स्मैश योर स्कल, सैटर योर स्पाइन एंड पल्वराइज ऑल योर ऑर्गन्स, जो कि सेम प्लेयर 100 के साथ स्काई स्क्विड गेम के दौरान होता है। नेक्स्ट एक प्रेडिक्शन इसने जूनी के बारे में भी की होती है, लिव लॉन्गर देन शी वाज डेस्टिन्ड टू, जो कि एग्जैक्टली सही होती है, क्योंकि जूनी के मरने के बाद वीआईपीज उसकी बेबी को प्लेयर 222 बना देते हैं, जो कि एक तरह से इवेंचुअली मरने के बाद भी इस गेम की विनर बन जाती है। एंड प्लेयर 44 की डेथ सेम उसी तरीके से हुई है जैसे कि अपने इन फॉलोवर्स को धोखा दे दिया, जहाँ पे इन सभी के सामने चुपके से डोर को बंद करके यहाँ से भाग जाती है, जो कि एग्जैक्टली सेम प्लेयर 100 इसके साथ करता है, जो कि इसे धोखा दे के डोर बंद करके यहाँ से भाग जाता है। जंप रोप के टाइम जो गाना बजता है तो उसके लिरिक्स गेम में होने वाले इवेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एक लाइन होती है लिटिल फ्रेंड टर्न अराउंड। तो जब प्लेयर 96 यहाँ पे सामने खड़े होके रास्ता रोक लेता है तो उसके बाद प्लेयर 349 को पीछे मुड़ना पड़ता है और पीछे जाके भी उसके साथ वही सेम चीज होती है जो कि उसके सामने होने वाला था। नेक्स्ट एक लाइन होती है टच द ग्राउंड, जो कि इनके नीचे ग्राउंड पे गिरने को रिप्रेजेंट करती है। एंड देन एक लाइन और होती है नाउ अवे यू गो, जो कि ओबियस रेफरेंस है इनकी डेथ को। सीजन 2 से स्क्विड गेम में बहुत से सुपर हीरो रेफरेंस दिए गए हैं, जिनमें सबसे ओबियस तो है थैनोस और उसके इन्फिनिटी स्टोन कलर्ड फिंगरनेल्स। नेक्स्ट सीजन 3 के एपिसोड 1 में नामग्यू यहाँ पे सेमी की बात करते हुए कहता है कि वो खुद को कुछ ज्यादा ही वंडर वुमन समझती थी। देन थर्ड एपिसोड में वंडर वुमन को वीआईपी भी मेंशन करते हैं
इससे हमारी प्लेयर 222 मार्वल की सुपर हीरो बन जाए, वंडर वुमन की तरह। वो मार्वल नहीं डीसी की कैरेक्टर है, खैर जाने दो। एंड यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि ये सभी प्लेयर्स जो कि गरीब लोग होते हैं तो इन्हें इन सुपर हीरोज के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज होती है, बट दूसरी तरफ वीआईपीज को पता ही नहीं होता कि वंडर वुमन मार्वल की कैरेक्टर है या फिर डीसी, जिससे कि रिच एंड पुअर में एक और डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट इस सीन में जैसा कि तुम देख सकते हो तो ये लेडी वीआईपी इस गंजे वीआईपी के पीछे बैठी होती है और बाद में जब इन चारों को एक साथ स्क्रीन पे दिखाया जाता है तो यहाँ पे जो भी मूवमेंट्स ये लेडी वीआईपी करती है तो इस गंजे वीआईपी के पीछे भी इसकी वही सेम मूवमेंट्स होती हैं, जो कि बहुत ही कमाल की कंटिन्यूटी डिटेल है। वेल तुम सभी को पता ही है कि स्क्विड गेम को 3 डिफरेंट सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, जिनमें सीजन 1 के जो फाइनलिस्ट थे तो उनके लिए ट्रायंगल शेप टेबल सेट को तैयार किया गया था, जिसके बाद इस सीजन 3 के फाइनलिस्ट के लिए सर्कल शेप टेबल को रखा गया है, जिसके बाद फाइनल स्काई स्क्विड गेम भी सर्कल शेप पिलर पे ही होती है। जंप रोप गेम के नीचे जो फ्लोर होता है तो इस पे फ्लावर डेकोरेशन की होती है, और जब जूनी की डेथ होती है तो उसका बेबी ऊपर रियल फ्लावर्स के ऊपर पड़ा होता है, तो नीचे जूनी की लाइफलेस बॉडी फ्लावर पैटर्न फ्लोर पे, जो कि बहुत ही सैड डिटेल है। सिमिलरली गीहून की डेड बॉडी के पास अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक स्मॉल प्लांट लगा होता है, जो कि एक न्यू लाइफ या कह सकते हो न्यू होप को रिप्रेजेंट करता है। एंड स्क्विड गेम क्रिएटर वांग डंग यूक ने फाइनल सीजन से पहले ये कहा था कि वो 3rd सीजन में एक छोटा सा कैमियो जरूर करेंगे, और इस छोटे से कैमियो को ढूंढने मुझे टाइम तो लगा, बट फाइनली मैंने उसे ढूंढ लिया। तो 6 महीने के बाद जब यहाँ पे प्लेयर 246 को उसकी बेटी के साथ दिखाया जाता है तो उनके पीछे वांग डंग यूक बैठे होते हैं एक पेंटर के रोल में, जिन पे कैमरा फुली फोकस नहीं होता। एंड स्क्विड गेम सीजन 3 की और भी हिडन डिटेल्स जानने के लिए तुम मेरी इस वीडियो को जरूर देखना, और तुम्हें कौन सी डिटेल सबसे बढ़िया लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।